चलो, फार्म बिल्स, फार्म एक्ट जो है, अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि फार्म एक्ट को वापस ले लिया जाएगा। विंटर सेशन स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हुआ है? 29 नवंबर से और 23 दिसंबर तक है। तो इनमें कुछ मेजर बिल्स हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्ट, इन सब में फार्म लॉज जो है इन्हें वापस लेने का, इन्हें रिपील करने का क्या किया है, मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कुछ टाइम पहले। तो हम आज ये समझेंगे कि फार्म लॉज को वापस क्यों ले रहे हैं, फार्म लॉज से क्या नुकसान हो सकता था या क्या फायदा हो सकता था, और ये इतना लंबा चौड़ा जो प्रोटेस्ट चला वो किस लिए था। ठीक है, अभी पहले तो हम उससे पहले क्या समझेंगे कि फार्म लॉज है क्या, कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की है हमने या फिर डिजास्टर होने से रोका है ना। हम ये समझेंगे कि वाकई में डिजास्टर होने वाला था क्या, कि फार्मर्स को इतना प्रोटेस्ट करना पड़ा, साल भर से प्रोटेस्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, गवर्नमेंट के इतने राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भी कोई डिसीजन नहीं निकला। तो हम ये समझेंगे कि वाकई में ऐसा डिजास्टर होने वाला था क्या इन फार्म लॉज से। अब इसको समझने के बाद हम समझेंगे कि फार्मर्स वाकई में प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे। पर इन सब चीजों से को समझने से पहले, अच्छा, 3 फार्म लॉज हैं, जैसे ये तो आप सबको पता होगा कि 3 फार्म लॉज हैं जिनके ऊपर लड़ाई चल रही थी। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है, एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को लेके है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। एपीएमसी मंडीज अभी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो उनमें प्राइवेट सेक्टर की मंडीज भी आ सकती हैं, उससे है। और एक पुराना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। ये 3 चीजें, 3 एक्ट थे जिनको लेके इतना बड़ा प्रोटेस्ट ये चला है। उसको समझने से पहले समझेंगे कि ये एपीएमसी मंडी होती क्या है, वाकई में क्या है एपीएमसी या कृषि मंडी। यार स्लाइड्स बड़ी बढ़िया बनी है इस पर, है एपीएमसी मंडी और कृषि मंडी है क्या, मतलब मैं वेट ही करता रहता हूँ कुछ आएगा लिखा हुआ। क्या मतलब, फुल फॉर्म पता है किसी को एपीएमसी की? एनीबॉडी? नो आइडिया? कोमल, ये पढ़ने को बोला था तुमको तो मैंने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक है, एपीएमसी मंडी कुछ ऐसा सीन होता है मंडी का, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ट्रक वगैरह खड़े हैं और ये सब। अब एपीएमसी मंडी है क्या? एपीएमसी मंडी एक तरह से मान लियो एक वेन्यू है, एक एवेन्यू है जहां पर जाकर फार्मर्स अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होंगे? बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे। अब बायर्स और सेलर्स के बीच में एक मीडिएटर ही होता है। अच्छा, ये बायर्स जो है ये होलसेलर्स हैं, है ना, ये ऐसे बायर्स नहीं कि हम जाके एपीएमसी से माल खरीद रहे हैं, वो नहीं, होलसेलर्स है, फिर वहां से रिटेल के पास आएगा। तो होलसेलर माल खरीदते हैं। अब एपीएमसी मंडी में होता क्या है, देखो, सपोज ये मंडी है ना, फार्मर्स आए अलग अलग जगह से स्टेट में, जहां पर हर जगह मतलब कुछ कुछ एरिया में एपीएमसी मंडीज होती हैं, है ना, बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी, बट ऐसा नहीं होता कि फार्मर्स के बिल्कुल पास पास होती है, गांव के पास नहीं होती। एक तो जहाँ पे वहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होगा वहां पे एपीएमसी मंडीज होती है। अब फार्मर्स जो है यहाँ पे अपना प्रोड्यूस सेल करने आए, यहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स भी हैं, एडिशनली कुछ मीडिएटरीज हैं। मीडिएटरीज को अहर्तियाज बोला जाता है, अहर्तियाज, अर्थियाज, कुछ भी कहते हैं ना, हाँ, बिचौलिए, बिचौलिए भी कहते हैं, है ना। तो ये अर्थियाज जो है इनका काम क्या होता है कि ये ऑक्शन करवाते हैं, ऑक्शन एज ए बोली लगवाते हैं। ये खड़े हो जाते हैं, जैसे किसान इनके पास आ गए 10 किसान, या एक किसान का ट्रक आके रुका कि हाँ लो तो तेरा माल बिकवाता हूं मैं, फटाफट बिकवा देंगे। अब वो क्या करता है, खड़ा हो जाता है और जो भी बायर्स हैं, होलसेलर्स जो आगे बेचना चाहते हैं, उनको क्या करता है कि अब आप बोली लगाओ, है ना। सपोज एक किसान 100 रुपए का माल लेके आया, बोली लगवाएगा वो कि 110 रुपए में बिक गया। अब उसने 110 रुपए में बेचा माल, है ना, 110 रुपए में उसका कमीशन होगा अहर्तिया का, उसे कमीशन देना प्लस एपीएमसी मंडी का 6% के अप्रोक्स क्या होता है, फीस होती है, वो भी किसान को देनी पड़ती है ना। तो अल्टीमेटली किसान जो पैसा है वो जो लेके जाता है वो कम ही होता है, क्योंकि ये जो 100 रुपए है ना,
आप ये मान के चलो 100 रुपए में अगर किसान ने माल बेचा है तो कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते अप्रॉक्स 350 रुपए का होता है। जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 350 रुपीज, 350 रुपए। अब आप ये समझो कि किसान को क्या मिला, 100 रुपए के आसपास अपन ले लेते हैं कि 100 रुपए किसान लेके गया। अब इसमें भी क्या होने लग गया कि अहर्तियाज क्या करते हैं, ये जो माल है ये होलसेलर को बिकवाने की जगह खुद ही खरीदने लग गए। अब खुद खरीदने लग गए तो क्या हुआ, एक तो कमीशन भी ले रहा है वो किसान से, माल भी खुद खरीदा, और फिर वो आगे होलसेलर को उससे ज्यादा पैसे में बेच रहा है। कमीशन भी ले लिया, माल भी खुद खरीद लिया, और आगे होलसेलर को ज्यादा रुपए में बेच रहा है। तो ये मीडिएटर वाला काम है। ये समझ आ गया अर्थयाज का क्या था, जो इतना ज्यादा हुआ कि अर्थयाज की जॉब ही चली जाएगी, अर्थयाज बेरोजगार हो जाएंगे इतने सारे, वो ये लोग हैं, है ना। अब इसमें ठीक है कि यार कमीशन पे काम कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, ठीक है। बट जब वो खुद खरीद के आगे बेचने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, किसान को भी लॉस हो रहा है और प्राइस और इंक्रीज हो गई, प्राइस और इंक्रीज हो गई। तो ये आपको मंडी का समझ आ गया। एपीएमसी मंडी लाई क्यों गई थी, रीजन क्या था, एक्चुअली क्या है, रेगुलेट करना। एग्रीकल्चरल मार्केट का कोई रेगुलेशन नहीं था कि किसान कहाँ जाके बेचें, क्या करें, कोई एवेन्यू नहीं था किसानों के पास। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड एक जगह बनाई कि ये गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड जगह है, यहाँ पर प्राइसेस वगैरह सब फिक्स होंगे और किसान आकर यहाँ अपना सामान बेच सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ गवर्नमेंट भी जब डायरेक्ट खरीदती है तो एमएसपी देती है किसानों को कुछ क्रॉप्स पे। क्या होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब ये तो हमने सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी, इससे नीचे नहीं जाएगी रेट, है ना। इस रेट पे आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो अपना पूरा सामान, पर वो हर फसल पे नहीं होती, वो कुछ क्रॉप्स होती है जो गवर्नमेंट हर साल अपने शेड्यूल में डालती है। तो रेगुलेटेड जो भी क्रॉप्स होती हैं जो गवर्नमेंट बोलती है कि इन पे ये एमएसपी मिलेगा, इन पे ये मिलेगा, वो एमएसपी आपको मिलता है, ठीक है। एमएसपी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्या होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये किसानों को सपोर्ट करने के लिए, इससे नीचे नहीं जाएगा। बट क्या होता है, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर्स जो होते हैं, वो क्या ट्रांसपोर्ट करके इतनी दूर जा सकें, वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ट्रक करेंगे, जो भी करेंगे, उससे भी कॉस्ट आएगी ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो आएगी उनके लिए, मंडी तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा उनको सामान, गवर्नमेंट तो घर आके तो लेगी नहीं, मंडी तक पहुंचा। अब गांव का जो बनिया होता है, बनिया कह लो या फिर साहूकार कह लो, जो माल खरीदता है, वो क्या करता है कि तुम यही दे दो यार, तुम क्या 5,000 रुपए लगा के इतनी दूर जाओगे, मेरे को दे दो माल। वो 5,000 रुपए कम दे देता है, 7,000 रुपए कम दे देता है, सारे गांव का माल इकट्ठा करता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके लिए फिर भी कम पड़ती है, और वो किसान सोचता है कि यार मैं 5,000 रुपए खर्च करके इतनी दूर जाऊंगा, माल बिके नहीं बिके, वापस लाना पड़ा तो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, यहाँ बनिए को बेच देता हूँ, गाँव के गाँव है, 5,000 रुपए कम ही तो मिल रहे हैं, क्या हो गया, है ना, वो उसको बेचता है। तो इसलिए एपीएमसी मंडी तक सारे किसान नहीं पहुंच पा रहे। कहीं तुम सोचो कि यार किसानों के लिए तो अच्छा था एपीएमसी में जाओ और बेच दो, नहीं, सब मार्जिनल फार्मर्स जो है वो वहां पहुंच ही नहीं पाते थे ढंग से। और एपीएमसी का जो कॉन्सेप्ट है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ इंडिया में बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है, केरला वगैरह कहीं पे भी एपीएमसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इवन बिहार और झारखंड वगैरह में भी एपीएमसी और एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तरीके से नहीं चल रहा है ना। बट कहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, बहुत ढंग से एमएसपी, एमएसपी और एपीएमसी ये दोनों बहुत अच्छे। पंजाब की अपनी एपीएमसी की एनुअल इनकम क्या है, जो कमीशन है, फीस जो है, उससे 3500 करोड़, 3,500 करोड़ रुपीज के अप्रॉक्स आते हैं उसके पास। अब आप समझो कि एक पंजाब को एक एज ए स्टेट एनुअल इनकम 3500 करोड़ का नुकसान होगा जैसे ही एपीएमसी डीरेगुलेट हो जाएंगी, एपीएमसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएंगी, प्राइवेट सेक्टर भी मंडीज ओपन कर पाएगा, और प्राइवेट सेक्टर मंडीज ओपन करेगा तो अलग तरीके से होगा सारा काम, ठीक है। एपीएमसी फर्स्ट टाइम ये रेगुलेशन जो स्टार्ट हुआ ना मार्केट का, एग्रीकल्चरल मार्केट का, ये स्टार्ट हुआ ब्रिटिश एरा में। कब, 1886 में करंजा नाम की एक जगह थी जहां पे पहली बार रेगुलेटेड मार्केट बनाया गया, हैदराबाद में, ये है ना, कॉटन और ग्रेन्स के लिए मार्केट। ये तो ऐसे ही हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, रेलेवेंट नहीं है, मेंस में अगर लिखोगे तो कुछ मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग 1960s and 70s most state enacted and enforced agriculture produce market regulation act, ये APMR एक्ट आया था पहले,
और ये स्टेट को रेगुलेट करना था। क्यों? एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट का है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पता है सबको। तो स्टेट लिस्ट का अगर सब्जेक्ट है, मतलब देखो क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उनपे सेंट्रल लॉ बनाती है और कुछ सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाता है। तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो इस पे स्टेट्स ने लॉ बनाया। और ये जो लाए थे उसका रीजन क्या था कि एंश्योर दैट फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय इंटरमीडियरी, कि इंटरमीडियरी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो इंटरमीडियरी उस टाइम कौन थे? या हरतियाज की बात नहीं हो रही, जो मैंने साहूकार बताया ना गांव वाला, वो और सस्ता लेता फिर जाके महंगा बेचता, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। अब एवेन्यू मिल गया तो साहूकार को पता है यार, एमएसपी के बारे में पता है फार्मर को, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ला यार तू तो 2000 रुपए की चीज 1000 रुपए में दे दे मुझे। फार्मर देगा ही नहीं, वो कहेगा मैं थोड़े पैसे लगा के ले ही जाऊंगा, ठीक है, 10 फार्मर इकट्ठे होकर ले जाएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे साउथ इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज्यादा चलते हैं, वो इसी तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आगे समझेंगे वो चीज भी। ऑल फूड प्रोड्यूस शुड फर्स्ट बी ब्रॉट टू अ मार्केट, कि पहले जितने भी फूड प्रोड्यूस हैं वो एक मार्केट यार्ड में आए, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रिटेल में उसका। उससे क्या होगा कि कंपटीशन इंक्रीज होगा। अभी तो गांव के पास पास सबने बेच लिए, तो किसी को कोई प्राइस का आता पता नहीं है। अब जब एक ही जगह सारा आएगा और वहां ऑक्शन होगा तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, प्राइजेस इंक्रीज होंगी, प्राइजेस इंक्रीज होंगी तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। एपीएमसी मॉडल एक्ट बनाया गया 2003 में। मॉडल एक्ट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? जो नॉर्मली मतलब मॉडल एक्ट का मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ आपको ढांचा तैयार करके दे दिया, अब इसके अंदर अलग अलग स्टेट अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोविजंस ला सकते हैं, बना सकते हैं। उनके पास क्या है, एक मॉडल है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको मॉडल एक्ट। बिकॉज हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है। आप हिली स्टेट के लिए ऐसा तो नहीं है जो बीच वाले एरियाज है उनका वाला लॉ लगा दोगे या प्लेन एरियाज का लॉ लगा दोगे, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हर स्टेट को ये फ्रीडम दी जाती है, ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो इस मॉडल एक्ट के अंदर अपने हिसाब से कुछ भी प्रोविजन सेट कर सकते हैं। इसका काम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल उस टाइम आ गया था 2003 में। एपीएमसी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल था, बट वो इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आया है ये, बट ये कुछ सिंगल मार्केट फीस, एपीएमसी रेवेन्यू यूज फॉर इंप्रूविंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ इसके क्या थे कि लाइसेंसिंग नॉर्म्स वगैरह को रिलैक्स करना, ये एपीएमसी के मॉडल एक्ट का वो था। अब एपीएमसी अच्छा काम कर रही है ना, फिर इसको हटाने की जरूरत क्यों आ रही है? एक तो और क्या, दूसरा रेगुलेशन जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। फार्मर्स को प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट रीच ही नहीं कर सकता। दूसरा, फार्मर्स जो है एक स्टेट के फार्मर्स दूसरे स्टेट में जाके माल अपना रिटेल में नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमने डीरेगुलेट करने की सोची एपीएमसी को। इश्यूज क्या थे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मार्जिनल फार्मर्स के लिए मैंने पहले बताया आपको। दूसरा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर कैसे कि सपोज हम यहाँ से अपना सारा फूड प्रोड्यूस जो है, जैसे ग्रेन्स ले लेते हैं अपन, व्हीट ले लेते हैं, यहाँ से अपन ने लिया और लेके गए कहां पर, जहां पर भी एपीएमसी है, और सपोज वो उस दिन सेल ही नहीं होता आपका माल, तो आपका माल तो खराब हो जाएगा, बारिश हो गई तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। तो कोई स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, बट स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं। सब्जियां लेके गए हो तुम बेचने, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, खराब हो जाएंगे अगले दिन तक। तो कोल्ड स्टोरेज होगा तो वो ठीक रहेंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है अभी। अनरीजनेबल लॉन्ग सप्लाई चेन है। देखो समझो, इस सप्लाई चेन को समझो। फार्मर है, फार्मर ने मान लो मार्केट प्राइस 100 रुपए का माल है, वो गया ट्रेडर के पास, ट्रेडर ने उसमें 25% इंक्रीज किया 125, ट्रेडर उसको कमीशन एजेंट के पास, ये कहाँ की मैं बता रहा हूँ, जो मैंने साहूकार बताया गांव वाला। ट्रेडर गांव में होते हैं ये ट्रेडर, है ना, छोटे छोटे 2-4 गांव के, छोटा सा गांव है, 2-5 गांव है, उनका एक छोटा मार्केट होता है, वहां एक ट्रेडर होता है, ठीक है। वो कमीशन एजेंट के पास लेके जाएगा, वो फिर उसमें और अपना मार्जिन ऐड करेगा, 131 रुपीज हो गए। फिर वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर उसमें अपना मार्जिन ऐड करेगा, 197 रुपीज हो गए। फिर रिटेलर, और रिटेलर जब उसमें पैसे ऐड करेगा तो लगभग प्राइस 100 रुपीज कहां पहुंचता है, 344 रुपीज के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो सप्लाई चेन है इतनी लंबी,
इसको कट शॉर्ट करके अगर समझो ये फार्मर अगर डायरेक्ट यहां बेच पाए कितना फायदा होगा? फार्मर डायरेक्ट या तो रिटेलर को बेच पाए या कंज्यूमर तक भी पहुंच पाए, फायदा होगा ना। तो इसलिए ये अपन को सप्लाई चेन को खत्म करना है, इसके लिए भी ये लॉज आए, बट अभी समझेंगे प्रॉब्लम्स भी क्या है। फिर नीडलेस कर्व्स एंड रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट ऑफ फार्मर, जो मैंने अभी बताया जबरदस्ती कि इंटरस्टेट नहीं कर सकते सेल, रिटेल में नहीं कर सकते वहां जाकर, ठीक है। मार्केट ऑपरेशंस लैक ट्रांसपेरेंसी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, है ना। वाइड प्राइस गैप है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ये तो एपीएमसी की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमको एपीएमसी हटाना है। अब हम लॉ समझेंगे। पहला लॉ क्या था? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अच्छा, इसमें क्या है, ये नॉर्मल एक फार्म लॉ है जिसमें क्या किया गया कि आपको इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट दोनों परमिट कर दिया गया कि आप कहीं पे भी सेल कर सकते हो, इंटर स्टेट भी कर सकते हो और इंट्रा स्टेट भी कर सकते हो, ठीक है, बियॉन्ड फिजिकल प्रोमाइसेस ऑफ एपीएमसी। पहले क्या होता था, आपको एपीएमसी में जाके सेल करना, ठीक है, अब आपको कहीं पे भी सेल कर सकते हो आप प्राइवेट सेक्टर को। अब इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा। अब आप मेरी बात समझो कि प्राइवेट सेक्टर अगर आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर किससे मोटिव से आएगा? प्रॉफिट मोटिव, है ना। प्राइवेट सेक्टर काम क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए, ऑब्वियसली। प्राइवेट सेक्टर आ रहा है प्रॉफिट मोटिव से, तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से आएगा तो कंपटीशन इंक्रीज कर देगा, ठीक है, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज लाएगा, नई टेक्नोलॉजीज लाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है फार्मर्स को, है ना, वो डायरेक्ट खरीद सकता है फार्मर्स से चीजें कि गया और हमको आप भेज दो, आप उसका सारा माल, हम आगे अपने हिसाब से करेंगे चीजें। तो उससे क्या होगा, और प्लस प्राइवेट सेक्टर की मंडीज भी आ जाएंगी, तो आपको जरूरी नहीं है कि फैसिलिटीज इंक्रीज हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर के आने से क्या होगा, डोर स्टेप डिलीवरी, डोर स्टेप पिकअप, अमेजोन जैसा मार्केट प्लेस बन जाए। अभी जैसे ई नैम है ना, एग्रीकल्चर मार्केट है गवर्नमेंट का, बट उसका यूटिलाइजेशन फार्मर्स को अभी तक प्रॉपर समझ नहीं आया। ऐसे ही अमेजोन है जैसे, वैसा मान लो एक वो आ जाता है कि तुम घर पे बैठ के यार 50 किलो गेहूं मंगवाने, ऑर्डर किया 50 किलो गेहूं, वहां से फार्मर से उठाए उन्होंने और यहाँ लाके दे दी। कोई बड़ी बात है क्या? फ्रिज, टीवी, एसी आ रहे हैं ना, उतना ही तो है। जैसे तुमको 1 किलो सरसों मंगवानी है ना, 1 किलो नहीं 100 किलो, 1 किलो तो आ ही जाती है, मार्केट में मिल जाती है, तो 100 किलो मंगवानी है, तुमने ऑर्डर किया, डोर स्टेप डिलीवरी। उससे फायदा क्या होगा, फार्मर्स को भी ज्यादा पैसा मिलेगा और कंज्यूमर को वो सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि एक लॉन्ग सप्लाई चेन जो है वो बीच में कट शॉर्ट हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन पावर टू फ्रेम रूल्स अंडर दिस एक्ट। प्रॉब्लम थी ये कि इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स फ्रेम करने हैं इसको लेके फार्मर्स के प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स के प्रमोशन और फैसिलिटेशन, वो सेंटर के पास पावर जा रही है। एक्ट बनाने की, रूल बनाने की पावर किसके पास जाएगी? सेंटर के पास। ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो मैंने बताया, उसको फैसिलिटेट करेगा। अभी तक कोई रूल्स नहीं है जिनसे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या प्राइवेट सेक्टर, आज प्राइवेट सेक्टर तब तक इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक उसको पैसे कमाने को नहीं मिलेंगे। एग्रीकल्चर मार्केट में नहीं है ना, प्राइवेट है ही नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी नहीं है। उसका रीजन यही है क्योंकि उनको अभी दिखता है कि हर चीज तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कुछ पैसा तो बनेगा नहीं, पैसा नहीं बनेगा तो प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट लॉ है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट था जिसको लेके बहुत वो चला, क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? देखो इसको समझने के दो तरीके हैं, नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं ही, पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं हम पहले वो देखेंगे। सपोज पार्ले या फिर ब्रिटानिया कोई बिस्किट मेकिंग कंपनी है ना, पार्ले बिस्किट बनाती है, उसने एक किसान जो है गेहूं बो रहा है, गेहूं की कर रहा है, एग्रीकल्चर जो है उसकी गेहूं की कल्टीवेशन कर रहा है। अब वो क्या करेगा, पार्ले जाके किसान से डायरेक्ट एग्रीमेंट करेगा कि आप जो गेहूं लगाएंगे, जो भी गेहूं होगा साल भर का, वो आप डायरेक्ट हमें सेल करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है एपीएमसी वगैरह में।
है ना। आप प्री डिटरमाइंड प्राइस होगी, पार्ले पहले बोल देगा मैं इस रेट पे खरीदूंगा, चाहे बाद में कोई भी रेट, ठीक है, ज्यादा हो कम होगी तो भी मैं उसी रेट पे खरीदूंगा। एक तो फार्मर को क्या फायदा, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई। दूसरा, माल उगाने से पहले, उससे पहले उसके पास क्या है, बायर है, तो उसकी ये टेंशन खत्म हो गई कि यार फसल हुई और मैं कहाँ बेचूंगा, क्या करूंगा, नहीं बिकी तो, है ना। दूसरा, कुछ कंडीशंस होंगी, मे बी की फसल खराब भी तो हो सकती है, मानसून नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, फसल खराब हो गई तो नहीं, उसके भी प्री डिटरमाइंड जो एग्रीमेंट होगा उसमें कंडीशंस होंगी। अब ये कंडीशन साथ में ये भी होंगी कि उनको किस क्वालिटी का चाहिए गेहूं, जैसे गेहूं का एग्जांपल ले रहे हैं ना, व्हीट का अपन, तो किस क्वालिटी का चाहिए, अब वो प्री डिटरमाइंड क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो फार्मर के किसमें ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, फार्मर के लिए, यार वो क्वालिटी नहीं हुई और इसने माल नहीं खरीदा तो फिर मैं कहाँ बेचने जाऊंगा। दूसरा, नेशनल फ्रेमवर्क बना रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये, कि ये फिक्स होगा। अब ये तो तुम्हें समझ आ गया कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या था, टाइम पीरियड था कि या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या क्या होगा, मिनिमम एक क्रॉप के लिए, एक क्रॉप सीजन के मिनिमम, और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, 5 साल में मान लो कि वो जो फसल है वो रीप नहीं हुई उस टाइम तक, और कट के वो तैयार पूरी नहीं हुई, तो वो एक्सटेंड हो सकता है टाइम पीरियड, अदरवाइज ये इतने ही साल के लिए होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो वही है प्रोसेस, होलसेलर से जाके खरीदते बेटा, होलसेलर डायरेक्ट सप्लाई करते हैं इनको, पहले एपीएमसी में जाएगा माल। प्राइस जो है म्यूचुअली डिटरमाइन करेंगे फार्मर एंड, मतलब एग्रीमेंट जो भी कर रहे हैं दोनों लोग आपस में म्यूचुअली। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस एक्ट के साथ। क्या प्रॉब्लम थी कि कहाँ पे कंसिलिएशन बोर्ड होगा, सब डिविजनल एसडीएम जो होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अपीलेट अथॉरिटी, आप इनके पास जा सकते है ना, डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे जाने का आपके पास कोई वो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाने का नहीं है, पहले आप इन लोगों के पास जाओगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि फार्मर्स का कहना था कि इन लोगों को पैसे वाले लोग जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने फेवर में ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस करेंगी, हमको अगर प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने कहा कि प्री डिटरमाइंड क्वालिटी नहीं है मैं तो नहीं लूंगा, अब बाई चांस उसको एग्रीमेंट के बाद किसी और से सस्ता मिल रहा हो माल और इसलिए वो ना ले और आपकी क्वालिटी में कमी निकाल रहा हो सकता है ना, क्वाइट पॉसिबल, इजीली कर सकते हैं लोग। तो उस सिचुएशन में फार्मर कहाँ जाए, है ना। तो उन सब के लिए अब इनको तो ये लोग पैसे देंगे और काम करवा लेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, नॉर्मल है, हमको भी पता है करप्शन एग्जिस्ट करता है। तो उस सिचुएशन में फार्मर्स क्या करें। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे ये प्रॉब्लम है वी नो, पर क्या हो सकता है कि अगर फार्मर्स अपना एक क्लस्टर बनाए, जो मैंने कहा था ना सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप बना के, हाँ, जैसे गांव के 50 फार्मर है, मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं, जिसके पास 2 बीघा या 2 एकड़ लैंड ऑफ, उससे कम या उतनी लैंड होती है, उसे हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। वो सब मिलके सपोज 50 हैं, 50 फार्मर्स ने एक अपना क्या बनाया, वो बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, और उन्होंने क्या कहा कि हम जो भी एग्रीमेंट करेंगे सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। तो एक तो 50 लोगों के साथ इकट्ठा एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी का, एक इंसान को कंपनी जल्दी दबा सकती है, 50 लोगों को नहीं दबा सकती। दूसरा, 100 बीघा के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, 2 बीघा के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि क्या होगा, मार्जिनल फार्मर्स के पास तो जाएगी नहीं कंपनी, वो क्यों 2 बीघा के लिए, पार्ले जैसी बड़ी कंपनी 2 बीघा के लिए एग्रीमेंट करने ही नहीं जाएगी, वो क्या देखेगी, जो बड़े फार्मर्स है हम उन्हीं के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक बार में काम खत्म, क्यों छोटे छोटे कहाँ तक जाएंगे। तो मार्जिनल फार्मर तो वैसे भी रह जाते, इसका एक सोल्यूशन, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में जा सकते हो आप, एक कलेक्टिव जो होगा आपका, एक कलेक्टिव वो अप्रोच के थ्रू उनसे एग्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है, बड़ी कंपनी। असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या है, पुराना एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया, क्या होता है असेंशियल कमोडिटीज का मतलब क्या होता है कि द कमोडिटीज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, है ना, आपका सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। आपको फूड आइटम्स या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं, मेडिकल सेक्टर की कुछ चीजें, जैसे अभी मास्क को, सैनिटाइजर को असेंशियल कमोडिटी में डाला गया था क्योंकि प्राइजेस ऐसे इंक्रीज कर दिए थे, 5 रुपए वाला मास्क 50 रुपए में बेच रहे थे लोग, है ना, सैनिटाइजर ब्लैक में बिक रहा था, तो उसको असेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया।
तो असेंशियल कमोडिटीज में डालने का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट उसे रेगुलेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि प्याज की जो है इस टाइम फसल जो है प्याज की कम हुई है ना, अनियन जो है इस टाइम कम हुआ है, तो क्या होगा, डिमांड तो नॉर्मल है अनियन की, इंडिया में तो बहुत डिमांड है, अपनी तो हर सब्जी प्याज के बिना नहीं बनती। कुछ एक ही लोग होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, बाकी तो सब लोग प्याज डालेंगे। अब प्याज तो बिकेगी ही बिकेगी, बट सप्लाई तो कम है, डिमांड ही तो बड़ी है, सप्लाई कम है। अब सप्लाई कम है, उसमें और क्या करते हैं कुछ लोग, उसको ब्लैक मार्केट करने के लिए होल्ड करके रखते हैं। होल्ड मतलब उसको दबा के रख लेते हैं, स्टोर करके, है ना। और उसको तब निकालते हैं जब प्याज अभी जैसे 40 रुपए किलो है तो वो 200 रुपए किलो पहुंच जाएगा, तब उसे बाहर निकालें। अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई होर्डिंग ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे, उसे असेंशियल कमोडिटीज में डाल देगी। असेंशियल कमोडिटीज में डालते ही उसकी जो प्राइस लिमिट है वो फिक्स हो जाएगी। आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, अदरवाइज आपको जेल हो जाएगी। आपको उसे मार्केट में लाना ही पड़ेगा। उसकी प्राइजेस को रेगुलेट कर देती है, उसकी सप्लाई को रेगुलेट कर देती है गवर्नमेंट। तो ये असेंशियल कमोडिटीज होती हैं। बेटा ये चीजें जो है ना, ये डिपेंड करते हैं ना टाइम टाइम पे। एमएसपी का तो कुछ काम ही नहीं है इसमें, है ना। इसमें फार्मर्स को वैसे ही, क्योंकि असेंशियल कमोडिटीज में कौन सी चीजें डाल रहे हैं जिनकी प्राइस पहले बढ़ गई, उस पर एमएसपी क्या दोगे, फार्मर भी उसको पहले ही बेच चुका, या फिर बेच रहा है तो वो भी महंगी बेचेगा, है ना। बट जैसे ये है मास्क है, सैनिटाइजर है, तो ये तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खुद ही महंगा आगे तक माल पहुंचाएंगे, और रहे सही में फिर ब्लैक मार्केटिंग होगी, होल्ड करेंगे लोग। तो उसको कम करने के लिए एक्ट था। अब इसमें चेंज क्या किया गया, 1955 में आया था। अब इसमें क्या किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि अब जो है ना, जब एक्सट्रीम कोई सिचुएशन होगी, एक्सट्रीम प्राइस राइज होगा, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि फमाइन है, अर्थक्वेक आ गया है, तभी इसे क्या किया जाएगा, असेंशियल कमोडिटीज में डाला जाएगा। चीजों को ऐसे ही नहीं डाला जाएगा, है ना, कि मान लो थोड़ी सी नॉर्मल प्राइस हाइक हुआ है और आपने असेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया, ये नहीं करोगे आप। प्राइस हाइक का मतलब होगा कि हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकी क्रॉप्स जो है 50% इंक्रीज हो जाए इनकी प्राइस, तो आप इनको किसमें डालोगे, असेंशियल कमोडिटीज में। या फिर जो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड है, नहीं 100% इंक्रीज हो जाए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। और जो बाकी प्रोड्यूस है नॉन पेरिशेबल, मतलब गेहूं नॉन पेरिशेबल है, लंबा चलता है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे सब्जियां वगैरह, ठीक है। तो नॉन पेरिशेबल की 50% इंक्रीज हो जाए, तब आप उनकी स्टॉक लिमिट वगैरह को रेगुलेट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो कुछ ऐसे प्रोविजन थे। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर था, द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कैन चूज नॉट टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन एज नोटिफाइड बाय सेंटर। सेंटर क्या करेगा, सिर्फ नोटिफाई करेगा, बाकी इम्पोज करना नहीं करना स्टेट के हाथ में, ठीक है। हाउएवर इफ द रीस्टार्ट इम्पोज restrictions है, restrictions imposed, traders have to immediately sell any stock held beyond the mandate limit। मैंडेट लिमिट से ज्यादा उन्होंने अगर स्टॉक करके रख रखा है तो उन्हें तुरंत उसे बेचना पड़ेगा, मार्केट की सप्लाई में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में मेनली क्या किया इन्होंने कि जो चीजें थी उनको रोक, ये कि आप जब एक्सट्रीम सिचुएशन होगी तभी आप उसको असेंशियल कमोडिटी एक्ट में डालोगे। तीनों एक्ट समझ आ गए। अब इससे एक्ट से आपको क्या लगा कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कुछ क्राइटेरियाज के लिए कुछ लगा, क्राइटेरिया में तो करना चाहिए था, कुछ में नहीं। हाँ है ना। देखो ये जो एक्ट थे इनका अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट होते तो मे भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता था। बट फार्मर्स का जो डर है कि एमएसपी अगर हटा दिया और प्राइवेट सेक्टर उनको एक्सप्लॉइट करने लग गया और सस्ता कर दिया माल, अभी इनिशियली तो मे बी ये बेनिफिट करता उनको, बट लेटर ऑन डाउन द लाइन 2 3 4 5 ईयर्स उनको मे बी इससे नुकसान भी हो सकता था। करती बेटा, बट जब आज आपको जैसे मैम ने बताया होगा, है ना, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, लेजर का कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों से डिस्कस किया है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है बट बहुत इंटरफेयर नहीं कर सकती। जब प्राइवेट सेक्टर को आप फ्री हैंड नहीं दोगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्रॉफिट होगा नहीं और प्राइवेट सेक्टर उसको छोड़ के बाहर आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर बाहर आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा, नई टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, पैसा नहीं आएगा, वापस से वही जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो बहुत इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस खुद डिसाइड कर रहा है।
वो कंपटीशन पे डिसाइड हो रहा है कि सप्लाई जो है, डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई के रूल से प्राइस डिसाइड होगा कि अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस डाउन चल जाएगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस हाइक हो जाएगा, और दोनों इक्विलिब्रियम में है तो एक प्राइस सेट हो जाएगा और वो प्राइस नॉर्मल चलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है, अभी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ राउंड ऑफ टॉक्स हुए, है ना, जब ये एक्ट पास हुआ उसी से पहले जब बिल आए थे तभी से स्टार्ट हो गया था, है ना। तो जब स्टार्ट हुए फार्मर्स स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुए, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या किए, राउंड ऑफ टॉक्स किए इनके जो भी लीडर्स थे उनके साथ। उसमें इन्होंने बोला भी, अश्योरेंस भी दी कि एमएसपी हम रखेंगे, बट वो अश्योरेंस कहीं रिटर्न में नहीं था, इन एक्ट में कहीं नहीं था कि वो रहेगा, एक्ट में मेंशन नहीं था। तो उनका कहना था जब तक एक्ट में मेंशन नहीं है तब तक हम कैसे मान ले आप दोगे, अभी 2 3 4 5 साल दे दो फिर मना कर दो, तो तब तक तो एक्ट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएंगे। फिर अर्थयार्स कि बहुत सारे अर्थयार्स की जॉब चली जाएगी अचानक से, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट मंडीज आएंगी तो अपने हिसाब से काम करेंगी, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट नहीं कर पाएगी, है ना, रेगुलेट तो करेगी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये कुछ डर थे फार्मर्स के मन में कि क्या होगा, एक तो एमएसपी एंड हो जाएगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट था ये। कैसे था कि फार्मर्स को जो सबसे बड़ी वो थी ना, इनसे गिला शिकवा कह सकते हो क्या, कि हमारा लॉ आप ला रहे हो और हमसे डिस्कस ही नहीं किया, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट से भी डिस्कशन नहीं हुआ, और एक एक्ट बना दिया गया विदाउट कंसल्टेशन। तो इसलिए फार्मर्स नाराज रहे और पूरे टाइम, इतने टाइम तक ये प्रोटेस्ट आप सबके सामने है। तो काइंड ऑफ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था ये। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सब साथ मिलके उसको, एक्ट को, जो भी काम होगा देश का वो सब लोग साथ में करेंगे कोऑपरेशन के साथ। बट यहाँ डिस्कशन नहीं हुआ, प्राइस फिक्सेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं कि इतनी प्राइस तो मिलेगी, सब किस पे छोड़ दिया गया, मार्केट पे, है ना, मार्केट डिसाइड करेगा। फूड सिक्योरिटी, होर्डिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दिया है तो ये होर्डिंग को इंक्रीज कर सकता है, ब्लैक मार्केटिंग को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, एंट्री ऑफ बिग कॉर्पोरेट हाउस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बिग कॉर्पोरेट हाउस आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे ना प्रॉफिट के लिए, और वो मंडी स्टैब्लिश करेंगे, वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मोनोपोली हो सकती है मार्केट की। पर अभी क्या है, एपीएमसी मंडीज की मोनोपोली है, कोई कंपटीशन नहीं है उनको, है ना, कोई रोकथाम नहीं है, तो अभी वो भी प्रॉब्लम है। दोनों चीजें हैं, अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन होता तो फार्म लॉ से बेनिफिट होता, अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन नहीं होता तो डिमोनेटाइजेशन की तरह वो क्या हो सकते थे, बैकफायर भी कर सकते थे। दोनों चीजें। अच्छा, अब रिपील कैसे होता है कोई एक्ट, रिपील होंगे ना ये एक्ट, कैसे होता है, जैसे हम कोई बिल लाते हैं वैसे रिपील का बिल आएगा, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से वो पास होगा, प्रेसिडेंट असेंट देगा और रिपील हो जाएगा। ठीक है, फार्म लॉ समझ आ गए।